हाथ धोया तुमने हाय। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या योगी सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए वक्फ बोर्ड को दुरुस्त करना नहीं चाहती? जिस तरह नासूर का इलाज सर्जरी और एंटीबायोटिक दवाओं के बिना नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह शिया वक्फ बोर्ड को बिना भंग किए उसका इलाज नहीं किया जा सकता। ज़रूरत इस बात की है कि बोर्ड में बिना समय गवाए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और 2.5 साल के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ की नियुक्ति की, वो भी तब जब हाईकोर्ट ने ऐसा करने का निर्देश दिया। कानून के जानकारों का मानना है कि मौजूदा समय में बोर्ड को एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है जो न सिर्फ बोर्ड के कामकाज की जांच करवाए बल्कि करोड़ों की वसूली करके वक्फ जायदादों को खोर्द-बोर्द करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करे। इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे मौजूदा बोर्ड पर। ये बोर्ड जिसके चेयरमैन अली जैदी हैं, पहले दिन से विवादों में है क्योंकि सरकार ने एक ऐसे नातजुर्बेकार को एक ऐसी कुर्सी पर बैठा दिया जो बेहद महत्वपूर्ण थी। इसकी मिसाल इससे दी जाए तो गलत नहीं होगी कि जहां सर्जन की ज़रूरत थी वहां एक नाई को बैठा दिया गया। इसी का नतीजा है कि आज चौतरफा बोर्ड के भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवाज़ उठ रही है और एक ऐसी सरकार बदनाम हो रही है जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी छवि फिलहाल साफ सुथरी है। अगर मुस्लिम समाज में उनकी छवि खराब हुई है तो उसकी बड़ी वजह वक्फ बोर्ड की गलत कार्रवाइयां हैं। बताया जाता है कि बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने उत्तर प्रदेश के हर बड़े वक्फ को प्रभावित किया है। उसकी बागडोर अपने सगे संबंधियों के हाथ में दी है। मौलाना जवाद जो उनके ससुर बताए जाते हैं, उन्हें ढेरों वक्फ का मुतवल्ली बनाया गया है जो आज भी लाखों में कब्रें बेच रहे हैं। कब्रों के नाम पर वे लाखों में डोनेशन भी ले रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि वे न तो उन वक्फ का ऑडिट करवाते हैं और न ही वक्फ बोर्ड को उसकी आमदनी में से 7% डेवलपमेंट चार्जेस देते हैं। कमोबेश यही हाल दूसरे औकाफ का भी है क्योंकि वक्फ बोर्ड डेवलपमेंट चार्जेस वसूलने की जगह वसूली करने में दिलचस्पी लेता है। आजकल आगरा के पेट्रोल पंप की लीज का मामला चर्चा में है। बताया जाता है कि इसकी लीज होने से पहले ही दलाली ले ली गई। अगर शासन ने इसकी लीज को नहीं रोका होता तो आगरा के वक्फ को कंगाल बना दिया गया होता। इतना ही नहीं बल्कि लीज के मामले पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लीज करने की ऐसी व्याख्या की जा रही है जो वक्फ एक्ट के खिलाफ है। इसके 2 मामले प्रकाश में आए हैं। एक मामला लखनऊ स्थित कोलंबिया स्कूल का है। शासन ने उसकी लीज को मंजूरी नहीं दी है। इसी तरह आगरा की लीज को भी डन बताया गया है, लेकिन उसकी लीज को भी शासन ने मंजूरी नहीं दी है। लेकिन इस मामले में झूठ बोला जा रहा है। कोई भी बोर्ड उसी समय सुचारू ढंग से काम कर सकता है जब उस बोर्ड में हर कैटेगरी के सदस्य मौजूद हों। ये बोर्ड अपने गठन के समय से अधूरा है। इसमें सभी कैटेगरियों के सदस्य मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा गलत
और फर्जी लोगों को कैटेगरी में शामिल किया गया है। जैसे अली जैदी को सामाजिक कार्यकर्ता की कैटेगरी के तहत मनोनीत किया गया है, जिनके पास सामाजिक कार्य का कोई तजुर्बा नहीं है। इसी तरह दूसरे कई सदस्य हैं जिसे लेकर अदालत में मामला लंबित है। एक याचिका 2 साल से भी अधिक समय से इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलाना कल्बे जवाद के इशारे पर ज़मीर नकवी की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की पैरवी करने वाले सीनियर वकील फरमान नकवी की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि अब तक वे 2 साल बाद भी अदालत से कोई आदेश नहीं करा सके। इस याचिका का बुरा हश्र क्यों हुआ ये तो फरमान नकवी ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि फरमान नकवी ने इस याचिका की सही पैरवी नहीं की। इससे कौम को बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर इस याचिका पर अदालत ने कोई फैसला दिया होता तो वक्फ बोर्ड दुरुस्त हो गया होता, क्योंकि इस याचिका में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे। इस याचिका में क्या कहा गया था, सुने याचिकाकर्ता और वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी की ज़बानी। 11/745/2021 उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के करप्शन पर ये रेड की गई है, जिसमें ये दिखाया गया है कि धारा 26, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52 व 64 का घोर उल्लंघन हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा बताएं कि किन इन धाराओं के तहत क्या आता है। धारा 26 में यह है कि बिना सीईओ के, बिना मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सारे आदेश पारित किए गए, जिस पर शासनादेश है कि यदि कोई यानी अध्यक्ष है, सदस्य हैं अथवा सचिव है या कोई भी सीईओ के अलावा यदि आदेश करता है तो वो आदेश नल एंड वाइड होंगे। उनको उनका अनुपालन नहीं करे वो अपराध का, और वो उसके खिलाफ जो आदेश कर रहा है उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए। ये शासनादेश स्पष्ट है। धारा 26, 44, 45, 46 में यह ऑडिट है कि आपने ऑडिट नहीं कराया। जब आपने 8-10 साल ऑडिट नहीं कराया तो जब उसमें ऑटोमेटिक है वक्फ एक्ट में कि 2 साल अगर ऑडिट नहीं रेगुलर होता है तो मुतवल्ली हैज बीन रिमूव्ड, यानी मुतवल्ली की मुतवल्लीशिप खत्म हो जाती है। तो जब मुतवल्ली के रूल के हिसाब से मुतवल्ली की मुतवल्लीशिप खत्म हो गई तो आपने उसे वोटर कैसे बनाए रखा, वोटर कैसे बनाए रखा। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन है, ठीक है ना। और बहुत सी चीजें हैं, मगर अच्छा धारा वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये है कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में जो यानी चेयरमैन है उसने 24 सीतापुर वक्फ जो था, जो जिस वक्फ से वो मुतवल्ली है, उस वक्फ की रजिस्ट्री उसने स्वयं के नाम करा लिया। तो जब वक्फ उसने खुद अपना निजी कर लिया रजिस्ट्री करके, तो वो किस वक्त से फिर यानी वहां पर मुतवल्ली है और किस वक्त से उसने चुनाव लड़ा, यानी कोई कौन से मुतवल्ली से चुनाव लड़ा है और उसने वो चेयरमैन बना है। दूसरे ये है जो बाद में हमने सप्लीमेंट्री दाखिल की, वो बाबरी मस्जिद के एवज में जो धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन दी गई थी, तो उसको उस जमीन को बाबरी मस्जिद के स्थान पर वक्फ एक्ट
1995 सेक्शन 37 के रजिस्टर में क्यों नहीं दर्ज किया गया? और उस बाबरी मस्जिद के एवज में मिली हुई जमीन को जुफर अहमद फारूकी ने बाकायदा यानी रजिस्ट्री अपने निजी सोसाइटी इंडो इस्लामिक कल्चरल सोसाइटी के तहत उस पक्ष में शोएब अहमद जो सीईओ थे उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से, उनके द्वारा रजिस्ट्री करा ली। अगर अदालत ने इस याचिका पर फैसला दे दिया होता तो कहां सुधार आता, सुने जमीर नकवी की जबानी। अगर ऑडिट हो जाता, 52 की कार्रवाई 51-52 की कार्रवाइयां होती और 64 की कार्रवाई मुतवल्लियों के खिलाफ होती, तो वक्त सारे वक्त पर यानी बिकने, खरीद फरोख्त, स्थानांतरण होने पर, जैसे उसमें एक चीज बता दूं, जैसे मोहसिन रजा भाई उन्हीं ने वक्त बेच दिया था अपना सफीपुर का, तो उनके ऊपर कार्रवाइयां होनी चाहिए थी, FIR होनी चाहिए थी, जो दबी रह गई। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने वक्त बेच दिया। जी हाँ, सुना आपने, ये थे याचिकाकर्ता जमीर नकवी, जिन्होंने 2 साल पहले शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ याचिका दायर की थी और इस याचिका से बहुत उम्मीद की गई थी कि अगर अदालत ने इस पर कोई फैसला दिया तो वक्फ बोर्ड सुधर जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जमीर नकवी बताते हैं कि लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी इसका नंबर नहीं आया है और इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। जमीर नकवी बताते हैं कि वकील फरमान नकवी को वे पैसे दे दे के कर्जदार हो चुके हैं। खुदा खैर करे। अब बात करते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी CEO की। बोर्ड में एक लंबे अरसे से CEO नहीं है। सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए बोर्ड के चेयरमैन ने वक्फ एक्ट की जमकर खिलाफ वर्जी की। कानून के जानकारों का मानना है कि बोर्ड CEO की गैर मौजूदगी में नीतिगत फैसले नहीं कर सकता। जो फैसले किए गए हैं वो सब के सब गैर कानूनी है। चेयरमैन ने तो दुश्मनी निकालने के लिए मुतवल्ली कोटे से चयनित सदस्य सैयद फैजी की सदस्यता निरस्त कराने के लिए उन्हें मुतवल्ली पद से हटा दिया, जबकि ऐसा करना गैर कानूनी था। उसके बावजूद शासन में बैठे अधिकारियों ने गैर कानूनी तरीके से उन्हें हटाने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पर ढेरों आरोप लगे कि उन्होंने लेन देन करके लोगों को मुतवल्ली नियुक्त किया। एक ऐसी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें चेयरमैन वक्फ बोर्ड के दफ्तर में बैठकर नोट गिनते नजर आए। इस बोर्ड में खास बात यह भी है कि चेयरमैन अली जैदी ने बदमाशों को चुन चुन कर मुतवल्ली बनाया। एक ऐसा बदमाश जिसका नाम शमील बाबरची है, उस पर गैंगस्टर समेत 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो खुले आम घूम रहा है। वक्फ बोर्ड की गतिविधियों पर गहराई से नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि मौजूदा समय में शिया वक्फ बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है जो तमाम कामों व फैसलों की जांच कराए, ऑडिट कराए और सही वोटर लिस्ट बनवाए, ताकि भविष्य में मुतवल्ली कोटे से 2 मुतवल्ली का चयन किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि मौजूदा चेयरमैन के रहते क्या शिया वक्फ बोर्ड को चुस्त व दुरुस्त किया जा सकता है? विशेषज्ञों की राय है कि कभी नहीं। इसके लिए बोर्ड को भंग करना जरूरी है। नई व्यवस्था से पहले एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाना चाहिए। जैसे बोर्ड ने बहुत से वक्त में
एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। एडमिनिस्ट्रेटर ही जांच करवा सकता है और व्यवस्था दुरुस्त करवा सकता है। ऐसा करके ही वक्फ संपत्तियों को बचाया जा सकता है, अन्यथा बोर्ड के भ्रष्टाचार पर रोक लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर सदस्य लोभी हैं और उनके अपने स्वार्थ हैं। सदस्य रजा हुसैन गैर कानूनी तरह से बनाए अपने मैरिज हॉल को मंजूरी दिलवाने के लिए चेयरमैन के गलत कामों में अपनी सहमति देते रहते हैं। इसी तरह सदस्य बेगम नूर बानो रामपुर स्थित वक्फ में की गई गैर कानूनी कार्रवाइयों को छिपाने के लिए चेयरमैन के गलत कामों का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाती। इसी तरह एक दूसरी सदस्य डॉक्टर नूरुस की भी मजबूरियां हैं। वे एकमात्र ऐसी सदस्य हैं जिन्होंने बोर्ड की बैठक में ऑनलाइन हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये बात अदालत के संज्ञान में है। एक और सदस्य हैं शबाहत हुसैन। उन्होंने अपने बेरोजगार भाई को हल्लौर स्थित वक्फ में मुतवल्ली बनवाने के लिए वक्फ अलल औलाद को वक्फ अलल खैर में बदलवा दिया। वे भी चेयरमैन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। एकमात्र सदस्य हैं जरियाब एडवोकेट, जिन्होंने चेयरमैन अली जैदी की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए उन्हें 3 पेज का पत्र लिखा और उन्हें उनके द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कामों से बाज आने के लिए कहा। बहरहाल मौजूदा बोर्ड कार के लायक नहीं बचा है। इस पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं जितने पिछले 50 वर्षों में नहीं लगे। समय की मांग है कि इस बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और प्रशासक नियुक्त किया जाए, ताकि बोर्ड में की गई गैर कानूनी कार्रवाइयों की जांच कराई जा सके और दोषियों को दंडित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। फिलहाल दोनों बोर्डों में सीईओ का काम देखने के लिए नियुक्त किए गए अजीज अहमद भ्रष्टाचार को रोकने में कितने सफल होंगे, ये तो समय ही बताएगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।